हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम हमारा हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, किंग्स एंड देयर किंगडम्स। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था क्लास में, उसमें हमने क्या क्या रीड किया था, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं इसको कि हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि न्यू किंग्स जो थे, कौन कौन से थे और उनके कौन कौन से किंगडम्स में द प्रतिहार, द पॉल और राष्ट्रकूट। ठीक है, ये जो 3 पावर्स थी, इनके बारे में हमने रीड किया था। ओके, तो आज हम एक न्यू टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, द किंग। फिर इसके बाद में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड है, शरीन्स है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द किंग एक्वायर्ड एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन। किंग के बारे में तो आप जानते हो, राजा जो एक बहुत बड़ी शक्ति, एक पावर होता था। ही अडॉप्ट टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, द ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. Often he was succeeded by the eldest son. An exception of this was the Rashtrakoot rulers Dhruv and Govind IV, who had overthrown their elder brothers. मीन्स देखो, किंग जो होता था एक बहुत बड़ी पावर होता था, जिसे बहुत सारे टाइटल्स मिले थे। मीन्स महाराजा धीराज हो गया जैसे, ठीक है, ये किंग को एक टाइटल दिया गया था कि जिसका मतलब है ग्रेट किंग, महान राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, तीनों लोगों का स्वामी जो होता है, जिसे कहते थे। इसके अलावा प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका हेड होता था, कमांडर होता था किसका, सेना, जो आर्म फोर्स होती थी, सेना होती थी उसका। और ये जो हमेशा जो बड़ा बेटा होता था उसको मतलब राजा जो के पुत्र जो होते थे, उनमें सबसे एल्डेस्ट जो लड़का होता था, बेटा जो होता था, सन होता था, उसको क्या बनाया जाता था, किंग बनाया जाता था। एन एक्सेप्शन टू दिस वॉज राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव एंड गोविंद IV। बट इसका एक जो अपवाद कह सकते हैं हम, जो राष्ट्रकूट के जो रूलर थे उसमें ध्रुव, जो किंग ध्रुव और गोविंद IV थे, वो उन्होंने मतलब वो उनमें ओवरथ्रोन देयर एल्डर ब्रदर्स, मतलब अपने बड़े भाइयों से पहले राजा बने थे। मोस्टली प्रिंसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट, मतलब जो राजकुमारियाँ होती थी वो किंग की पोस्ट पे नहीं बैठती थी, मतलब किंग नहीं बनती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द पोजीशन ऑफ किंग डिक्लाइन ड्यू टू वेरियस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो गया, राजा की जो पोजीशन थी वो ख़त्म होती गई। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट्स होते गए, ठीक है, लोगों ने राजा की, कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, लोगों के लिए सही नहीं थे, तो धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी पोजीशंस डाउन होती चली गई। फॉर वेरियस रीजन द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू सेवरल पीपल्स। अब राजा क्या करता था कि अपने पर्पज़ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्या करता था, कुछ लोगों को भूमि जो लैंड होती थी वो दान कर देता था। दीज एंटायरली इंक्लूडेड द ब्राह्मण, इसमें ज़्यादा कौन थे, ब्राह्मण इंक्लूड थे, ब्राह्मणों को दान करते थे ज़्यादातर। फॉलोड बाय लोकल चीफ्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या फिर लीडर्स ऑफ ट्राइबल क्लैंस है, इन सबको भी। दीज पीपल बट नॉन एज भोगपतीज, इन्हें भोगपतीज कहा जाता था। इन प्लेस ऑफ सैलरीज दिस लैंड वॉज प्रोवाइडेड फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब सैलरी की जगह इन्हें क्या दिया जाता था, ज़मीन दे दी जाती थी। द किंग collected land revenue from such regions and utilized this money to maintain law and order with the assistance of the armed force। ठीक है, राजा क्या करता था, इनको भूमि दान में दे देता था, और क्या होता था, राजा को भूमि देने से क्या होता था, वो लोग इस पर खेती करते थे, तो खेती से क्या होता था, टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, जो किस में काम में लेता था राजा, जिसको यूटिलाइज करता था एज ए मनी, लॉ मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आर्म्ड फोर्स, सैनिक, जो सैनिक कार्य होते थे उनमें उनको जो सैलरी देनी होती थी सेना को, वो इससे मेंटेन करता था। एट टाइम्स द किंग कुड ऑल्सो डायरेक्ट दीज पीपल टू प्रोवाइड द कॉन्टिजेंट ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, इसके अलावा जो मनी कलेक्ट होता था, जो उससे वो किस में काम आता था, युद्ध के समय जब ज़रूरत होती थी
उस समय। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मैनी एरियाज वर रूल्ड बाय डिफीटेड रूलर्स हु वर नोन एज सामंत्स। मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया में बहुत सारे एरिया जो है वहाँ पे किसने रूल किया था, कुछ हारे हुए रूलर्स भी थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। मैनी रूलर वाज डिफीटेड इन वॉर हिज टेरिटरीज वर रिटर्न टू हिम। जब एक कोई रूलर हार जाता था तो उसके सत्ता तो वहाँ पे जीते हुए राजा की होती थी, लेकिन उसकी जो कुछ टेरिटरीज होती थी वो उसे राजा जीता हुआ जो होता था उस हारे हुए को वापस दे देता था। बट ही वॉज नाउ रिक्वायर्ड टू टेंडर रॉयल कोर्ट रेगुलरली प्रोवाइड। पर उसे क्या होता था, जो राजा जिस राजा ने उस ज़मीन को जीत लिया है तो उस सामंत को क्या करना था, तो उस राजा की जो कोर्ट होती थी उसकी सभा में हाजिरी देनी होती थी, जिसे रेगुलरली अटेंड करना पड़ता था। प्रोवाइड ए कोर्ट ऑफ ट्रूप्स, मतलब पे ए सेना, अपनी सेना देनी पड़ती थी। पे ए फिक्स्ड ट्रिब्यूट, एक मतलब एक तरह से कर, एक फिक्स एक मतलब मनी होता था वो देना पड़ता था उसको। इवन गिव अवे द डॉटर टू विक्ट्रीज किंग और हिज सन। इसके अलावा राजा को या उसके पुत्रों को अपनी बेटी भी देनी पड़ती थी, मतलब शादी करनी पड़ती थी अपनी पुत्री के साथ में, करवानी पड़ती थी उनकी। दीज सामंत आर ऑलवेज फाइंडिंग वेज एंड मीन्स डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। वो सामंत क्या करते थे, धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपने आप को मतलब इस चीज़ से इंडिपेंड करवाना चाहते थे। ठीक है, हालांकि वो उनके कंट्रोल में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे अपने एक समूह बनाते रहते थे, ग्रुपिंग करते रहते थे कि हम किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकल सके, इंडिपेंड कब हो सके, आज़ाद हो सके। एज दे सामंत गेंड पावर एंड वेल्थ, धीरे धीरे अपनी पावर को गेन करते थे वो। दे डिक्लेयर दैमसेल्व्स महासामंत, अपने आप को महासामंत डिक्लेयर करते थे, महामंडलेश्वर डिक्लेयर करते थे। इन वन such instance among the Rashtrakuts who were entirely subordinate to Chalukyas of Karnataka, a chief named Danti Durg overviewed this Chalukya overrule, performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm। इसमें देखिए एक 18 जो सेंचुरी थी उसमें एक कौन थे, राष्ट्रकूट एक प्रधान थे दंती दुर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, चालुक्य जो स्वामी थे, चालुक्यों ने इनको हरा दिया था, तो उनकी मतलब एक तरह से उनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी, उनसे हराया। और हिरण्यगर्भ नाम का एक क्या था, एक अनुष्ठान, एक यज्ञ जो था, एक रिचुअल, एक रीति रिवाज जो कि यज्ञ नाम का था, हिरण्यगर्भ जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। तो इसका क्या किया था, आयोजन किया था और ब्राह्मणों की सहायता से इसको कंप्लीट किया था। इस यज्ञ को इन्होंने दंती दुर्ग जो थे। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे क्या मतलब ये जन्म से क्या थे, क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें क्या हुआ था, क्षत्रित्व प्राप्त हुआ था। मतलब इन्होंने सामंत होते हुए भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, फिर एक यज्ञ करवाया था। एज द ब्राह्मण्स फ्लैटर्ड द किंग्स एंड रोट अट्रैक्टिव जर्नलिज्म फॉर दैट them and also perform various religious ceremonies, the kings provided land to them in return। देखो जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, ब्राह्मण जो थे राजाओं की बड़ी प्रशंसा करते थे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी अट्रैक्टिव मतलब उनके लिए लेख लिखते थे, बुक्स लिखते थे इनके लिए। ठीक है, इनकी प्रशंसा में। तो फिर राजा क्या होते थे, खुश होकर क्या करते थे, और इसके अलावा जो ब्राह्मण होते थे उनके लिए रिलीजियस सेरेमनीज भी करते थे, धार्मिक जो कार्य थे वो अनुष्ठान होते थे वो भी राजा के लिए करते थे। तो राजा क्या करते थे, खुश होकर उन्हें क्या दे देते थे, लैंड देते थे, प्रोवाइड करवाते थे ज़मीन। द ब्राह्मण्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ब्राह्मणों को टैक्स पे क्या करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था। दे डिड नॉट कल्टिवेट द लैंड दैमसेल्फ, खुद वो लैंड ज़मीन को नहीं जोतते थे। ठीक है, इंस्टीड दे एम्प्लॉयड वेरियस laborers to cultivate this land, and along with this the Brahmins provided their assistance in bringing new land under cultivate and this thus increasing agriculture production। ठीक है, ब्राह्मण क्या करते थे, लैंड ले लेते थे अपने राजा से, लेकिन खुद उसको जोतते नहीं थे, खुद खेती बाड़ी नहीं करते थे, लेबर्स को रख लेते थे कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर और ज़मीन मिलती थी उसके लिए अलग लेबर रख लेते थे, इस तरह से करते थे। दीज लैंड ग्रांट्स वर कॉल्ड प्रशस्ति। और इसके अलावा जो राजा जो ब्राह्मणों को जो ज़मीन देते थे ना, उसकी जानकारी भी वो एक प्रशस्ति में लिखवाते थे, मतलब लिखवा के, मतलब क्या नहीं कहते, पत्र टाइप में प्रशस्ति पे उस चीज़ को लिखवा देते थे कि ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक ये ज़मीन दी गई है। ठीक है, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, तांबे जो की प्लेट्स होती थी तांबे की, उस पर इस चीज़ को लिखवाया जाता था। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, उसे दी जाती थी जो कि इस लैंड को रिसीव करता था। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर भी दी गई है, कॉपर प्लेट का एक सेट है,
रिकॉर्डेड ग्रांट ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन की मंजूरी जब देते थे तब ये संस्कृत में और या फिर तमिल में इसको लिखवाया जाता था। The king became dependent on all these people for army and revenue. किंग होता था रेवेन्यू के लिए, सेना के लिए, मतलब कर के लिए इस पे डिपेंड होता था। मतलब जो फसल होती थी ज़मीन के ऊपर उससे कर मिलता था राजा को, जिससे वो क्या करता था अपनी आर्मी को मेंटेन करता था। ठीक है, आर्मी को सैलरी देता था। पीपल कुड रिफ्यूज़ टू पे रेवेन्यू एट टाइम्स। धीरे धीरे लोगों ने ये पे देने से, रेवेन्यू देने से क्या कर दिया, मना कर दिया था। दे ऑल्सो फाइट विद ईच अदर एट टाइम्स बिकॉज ऑफ द हेल्ड देयर ओन आर्मी। और अपनी खुद के ग्रुप बनाने लग गए थे, खुद की आर्मी रखने लग गए थे। तो धीरे धीरे राजा की जो पावर थी वो क्या होने लगी थी, किंग्स पावर डिक्लाइन ग्रेजुअली एंड द लैंड स्टार्टेड बिकम हेरिडेटरी। फिर लैंड जो होती थी हेरिडेटरी, वंशानुगत होती थी, जिसके मतलब कि जिस किसान के पास है उसी के बेटे के पास आगे रहती थी। अब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखा तो हम, विलेज गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट इन द नॉर्थ इंडियन किंगडम। द विलेजेस कंटेन कमेटीज, विलेजेस में भी कमेटीज बनी होती थी जो किसकी देखभाल करती थी, लुक आफ्टर स्कूल्स, टेम्पल्स, वाटर टैंक्स एंड रोड्स। दे वर्कड इन कोऑर्डिनेशन विद द विलेज हेडमैन एंड दे ऑल्सो इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद द कैटल लैंड। इसके अलावा गाँव में जिस तरह कोई भी डिस्प्यूट्स होते थे, मतलब ज़मीन को लेके झगड़े हो गए, कैटल्स को लेके झगड़े हो गए, तो इन सब का सेटलमेंट भी ये विलेज का जो हेडमैन होता थे ये करते थे। किंग कलेक्टेड सेवरल टैक्स, राजा बहुत सारे टैक्स लेता था। लैंड टैक्स हो गया, जैसे ट्रेड टैक्स हो गया, ज़मीन का हो गया, व्यापार का हो गया। मैनी टाइम्स दीज वर फर्दर एनीज्ड बाय वॉर, बूटी, प्लंडरिंग एंड नेबरिंग टेरिटरीज। ठीक है, इसके अलावा और बहुत तरह के टैक्स होते थे वो राजा कलेक्ट करता था। ट्रेड, व्यापार के देखें तो ड्यूरिंग द पीरियड फ्लोरिश ओवरसीज ट्रेड लुक प्लेस बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड साउथ इंडिया। इन सब के बीच में एक बहुत व्यापार भी बहुत ज़्यादा था। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया गेन्ड momentum from 10th century onward. Trade plays with the kingdoms as well as between North and South India. Now the monsoon winds had been started to be used for sailing. A number of traders going on these journeys got married and settled in these countries. मतलब जब ये मानसून विंड शुरू होती थी तब क्या करते थे लोग, सेलिंग करते थे, मतलब जहाज लेके जाते थे और फिर क्या करते थे, व्यापार के लिए जाते थे, जर्नी करते थे और वहाँ जाके शादी भी कर लेते थे, मैरिज भी करते थे और सेटल हो जाते थे उस कंट्री में। देखो इसमें कौन थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स या हिंदू प्रीस्ट, ये सब शामिल थे। और किसकी व्यापार किसका होता था, टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी होगी, एवरी हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस मसाले जो हो गए, इसके अलावा हॉर्स जो होते थे, इन सब का व्यापार होता था। नंबर ऑफ शिप यार्ड्स वर देम इन साउथ इंडिया, बहुत सारे शिप यार्ड्स थे कहाँ पे, साउथ इंडिया, उड़ीसा, बंगाल में। श्रेणीस गिल्ड्स भी कहते हैं जिसे, ये एक ग्रुप होता है किसका, ट्रेडर जो होते थे, व्यापारी हो गए या शिल्पकार जो होते थे, क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, इनका एक ग्रुप होता है जिसे श्रेणीज और गिल्ड कहा जाता था। एज वी ऑल नो ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर क्राफ्ट फॉर्म देयर श्रेणीज और गिल्ड, इनका खुद का एक पर्सनल ग्रुप होता था। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इवन नाउ। द मेंबर्स ऑफ श्रेणी हैड टू ओबे ऑल द रूल्स एंड द रेगुलेशंस लेड डाउन बाय विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज सेवरल। धीरे मतलब ये लोग क्या, इनका अपना अपना ग्रुप होता था और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को इसको जो रूल करता था इनका क्या करना, कहना मानना पड़ता था। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या था, श्रेणीज इमर्ज्ड एंड धीरे धीरे ये ग्रुप क्या हो गए, एक कास्ट में डिवाइड हो गए। जैसे जाट हो गए, सब कास्ट हो गई, कास्ट और वीवर्स हो गई, बुनाई करने वालों का एक ग्रुप हो गया, पोटर्स हो गए, आर्टिसन हो गए, गार्डनर्स हो गए, एक्सेट्रा, एज इंडिकेट्स बाय द इंस्क्रिप्शंस विच कंटेन रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड दिस। बिटवीन 800 CE to 1200 CE वेरियस न्यू सबकास्ट इमर्ज्ड। इसके अलावा नई बहुत सारी सबकास्ट इमर्ज हुई। मैनी ट्राइब्स वर एब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। द राजपूत बिकम क्षत्रिय, राजपूत क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए। कास्ट बिकम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। कास्ट जो हो गई धीरे धीरे क्या हो गई, मेन बेसिक हो गया, किसका हो गया, रिलेशनशिप का। ठीक है, जातिवाद जो हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। मैरिजेस बिटवीन डिफरेंट कास्ट वर लुक्ड डाउन अपॉन। द peasants वर मोस्टली
शूद्र ऑन वन हैंड, मतलब कास्ट सिस्टम बन गया जिसमें क्या था कि राजपूत जो थे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण तो थे ही, इसके अलावा इनकी अलग हो गई जो श्रेणी थे जिसमें ट्रेडर्स क्राफ्ट पर्सन हो गए, और एक हो गए थे शूद्र जो थे। ठीक है, शूद्र थे, इनकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, बहुत प्योर थी, इनकी जो मिजरेबल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा, मतलब नीची जाति के जिन्हें माना जाता था। ऑन वन हैंड द पीपल ऑफ लोअर कास्ट लेड लाइफ ऑफ स्ट्रगल, इनका जो जीवन बड़ा स्ट्रगल भरा होता था, मिजरी लाइफ होती थी बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक सर्वेंट के तौर पे ही काम करते थे। ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेड, और इसके अलावा जो ट्रेडर्स व्यापारी होते थे और गवर्नमेंट जो ऑफिस जो राज्य में काम गवर्नमेंट जो ऑफिशियल काम करने वाले होते थे राजा के, उनकी लाइफ क्या होती थी, बहुत ज़्यादा लग्जरियस होती थी। ठीक है, लग्जरियस लाइफ हो जाती थी, मतलब बहुत हाई फाई लाइफ, जिसे मतलब बहुत ज़्यादा रहना अच्छी मतलब हाई सोसाइटी में रहना, इसी तरह से। सम ऑफ देम हैड बिल्डिंग्स क्रिस्टल स्टेयरकेस, बहुत सारी इनके जो घर होते थे इनकी बिल्डिंग में क्रिस्टल स्टेयरकेस, जो कांच की जो सीढ़ियाँ टाइप में, मतलब इतने ज़्यादा धनवान ये संपन्न लोग थे, लग्जरी लाइफ होती थी इनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों आज ये चैप्टर हम इतना ही करने वाले हैं, इसका कुछ पार्ट है थोड़ा सा अभी रह गया है, तो रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका कुछ पार्ट तो डिलीट भी हो चुका है, तो थोड़ा सा है, एक वीडियो में आपका नेक्स्ट वीडियो तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।